हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक मिनी टेस्ट लेकर आ गए हैं गणित के लिए। ठीक है, इसमें 10 प्रश्नों का हम टेस्ट लेंगे जो कि 10 अलग अलग चैप्टर का अलग अलग टॉपिक का होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का होगा। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो छात्रावास अधीक्षक में पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षक भर्ती में पूछे जाएंगे, सीजी पुलिस की जो भर्ती एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाएंगे और साथ ही साथ सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के जितने भी आगामी एग्ज़ाम जिसमें गणित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके दृष्टि से ये टेस्ट तैयार किया गया है कि आपके लिए बहुत बड़ा टेस्ट भी नहीं है, छोटा सा टेस्ट है और अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, तो आपका एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। होता ये है कि जब हम एक टॉपिक का रिवीजन कर रहे होते हैं तो दूसरा टॉपिक भूल जाते हैं, तो इस तरह से अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा ये होगा कि आपका सारे तरह के जो प्रश्न हैं वो आपको मिलते रहेंगे, तो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एट ए टाइम सारे तरह के प्रश्नों को अपने माइंड में एक सॉल्यूशन रखेंगे। ठीक है, इसलिए इस तरह का टेस्ट आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी एग्जाम होंगे, साथ भविष्य में पटवारी का, आरआई, एसआई, एडीओ, बीएड का भी एग्जाम में पूछा जाता है, सीजीएल, आरआरबी, बैंकिंग, जहाँ भी मैथ्स पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जो लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षक भर्ती और सीजी पुलिस सभी के लिए। चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से चाहे हॉस्टल वार्डन हो, शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती है, सभी का संभव जितना भी प्रयास होता है हमारा कि हम तैयारी करवा सकें। तो चलिए, आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज कर कर के सारे 10 प्रश्न को लगाना है और आपको बताना है अंत में कि 10 में से आप कितना बना पा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने इस टेस्ट की। पहला प्रश्न क्रमांक 1 है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और हमारे चैनल के मैथ्स के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको अनुपात समानुपात का 2 से 3 वीडियो मिलेगा, जिसके अंदर हमने सभी वो प्रश्नों को कराया जिस तरह का अनुपात समानुपात के प्रश्न जो है सीजीपीएससी सीजी व्यापम में पूछे जाते हैं। तो आप उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब इस प्रश्न को बनाते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। यहाँ पे 2 तरह का, एक मध्यानुपाती है और यहाँ पे एक तृतीयानुपाती है। पहले तो हमको निकालना है मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, इसके बाद हमको फिर से उसका अनुपात निकाल देना है, तब जाके हमारा आंसर आएगा। क्लियर है ना। तो पहले मध्यानुपाती क्या होगा यहाँ पे वो निकालना है। मध्यानुपाती पहले 4.8 और 10.8 का निकालना है। देखिए, मध्यानुपाती मतलब बीच का नंबर। ठीक है, उसको कैसे निकाला जाएगा वो देखिए। तो पहला नंबर है 4.8 अनुपात मध्यानुपाती मतलब बीच का नंबर हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो बीच का नंबर नहीं है तो उसको आप x मान लीजिए, फिर यहाँ पे लगा दीजिए समानुपात, फिर यहाँ पे x लगाएंगे, फिर अनुपात, और ये हो गया 10.8। ये क्यों ऐसा कर रहा हूँ उसको इस तरह समझिएगा। 4.8 है, यहाँ पे एक दूसरा नंबर है 10.8, इन दोनों के मध्य का चीज़ हमारे पास, मध्य का जो अनुपात है वो दिया ही नहीं है, तो इसी को हमने x मान लिया। अब इसको जब हम समानुपात के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये दोनों का अनुपात यहाँ पे लिखे हैं, फिर x और इसका अनुपात इधर लिखे हैं और इन दोनों अनुपातों के बीच में समानुपात का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारा मध्यानुपाती का रिलेशन बन गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकाला जाएगा इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप जाके हमारे चैनल में देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ 4.8 बटा x, जो समानुपात का चिन्ह है उसको बराबर कर दिया, और ये x बटा 10.8। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x का मल्टीप्लाई इधर जो होगा x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 4.8 गुणा 10.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x अगर हटाएंगे, एक यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो इधर मिलेगा रूट। ठीक है, तो 4.8 गुणा 10.8। यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे यहाँ पे देखिए 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10, मतलब यहाँ पे 100 नीचे आ जाएगा वर्गमूल के नीचे, रूट के भिन्न के नीचे में। मतलब x का वैल्यू क्या आएगा ऊपर से देखिएगा, 48 है और 108 है। ये पूरा को अगर मैं एक साथ, चलिए फिर से लिख देता हूँ, 48 गुना 108 और नीचे में हो गया 10 गुना 10, इस तरह से हमको मिला। अब स्पेस का मैं यहाँ पे अब कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम थोड़ा फैक्टराइज कर दें। वर्गमूल निकालना आता होगा तो आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। 48 को हम क्या कर देते हैं, 8 गुना 6 कर दिए। ठीक है, जो 108 है उसको हम कर दिए 18 छिका 108। ठीक है, 6 गुना 18। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं पेयर बना बना के वर्गमूल निकाल सकूँ। और नीचे में 10 गुना 10 तो 2 बार है ही। अब यहाँ पे देखिए, नीचे का एक 10 बाहर आ जाएगा, ऊपर में देखिए 6 और 6 का एक जोड़ी बन गया तो 6 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 8 और 18 बच जाएगा रूट के अंदर। तो 18 8 144 होता है। 144 का फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो मिलेगा
12। ठीक है, मतलब ऊपर में मिला 12 छंग 72/10 7.2। 7.2 क्या मिला? मध्यानुपाती मिला। ठीक है, इन दोनों का मध्यानुपाती 7.2। अब 0.4 और 2.4 का तृतीयानुपाती चाहिए। तृतीयानुपाती मतलब तीसरा वाला जो नंबर है वो गायब है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ तृतीयानुपाती के लिए। ये वाला पूरा पार्ट जो हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये किसका है? मध्यानुपाती का है। एक्स का वैल्यू आ गया 7.2। अब तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे? तो तृतीयानुपाती ऐसे समझिएगा कि तीसरा नंबर हमारे पास नहीं दिया है। पहला हो गया 0.4, दूसरा हो गया 2.4 और तीसरा नहीं दिया है तो हम उसको x मान लिए। अब इसका फिर से ऐसे ही समानुपात बनाना है, तो ये दोनों का अनुपात करोगे तो 0.4/2.4 बराबर, फिर से वापस ये वाला पार्ट जो है 2.4 रिपीट होगा, बीच वाला हमेशा रिपीट होगा अगर 3 ही दिया है तो। 4 अलग अलग दिया है तो हम रेशियो करके हम समानुपात कर देते हैं, लेकिन 3 ही दिया है तो बीच वाले को रिपीट करना पड़ता है। तो 2.4/x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा कितना में? 4 छक 24, 6 बार में कटेगा। इसका गुना करेंगे तो x मिल जाएगा कितना? 6 चौके 24, 24 चौके 144 होता है, तो 14.4। यहाँ पे x का वैल्यू मिला 14.4। ये मिल गया तृतीयानुपाती और ये मिला था मध्यानुपाती। अब इन दोनों का अनुपात हमको निकालना है, तो 7.2 और अनुपात कितना है? 14.4। इसको आप थोड़ा काट कर दीजिए तो ये 7.2 दूनी होता है 14.4, मतलब 1 और 2 का अनुपात मिलेगा। और यही हमारा आंसर होगा। किसका किसका अनुपात? तो इन दोनों का मध्यानुपाती और इन दोनों के तृतीय अनुपाती का अनुपात ये होगा। मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसका आंसर भी आपका आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देखिएगा और प्लेलिस्ट में जाके अनुपात समानुपात वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए, जो कि औसत पर है। मैंने बताया था कि औसत से प्रश्न भी हॉस्टल वार्डन में पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो औसत का वीडियो भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप जाके जरूर देखिएगा, जरूर सीखिएगा कैसे बनाना है। प्रश्न है कि 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। ठीक है, यदि अध्यापक का वजन भी इसमें मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। तो बताइए कि अध्यापक का वजन कितना था। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। पहले बात तो यहाँ पे औसत का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो मैं लिख देता हूँ। औसत होता है आंकड़ों का योग। ठीक है, जितने भी आंकड़े होंगे उन आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर योग निकालना होगा आंकड़ों का योग, तो यहाँ पे एवरेज जो औसत है उस संख्या, आंकड़ों की संख्या का गुणा करेंगे तो योग मिल जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट पे हमको काम करना है। मतलब देखिए यहाँ पे 14 बच्चे थे और पूरे 14 बच्चों का औसत जो वजन था 22 किलोग्राम था। तो ये 14 जो बच्चे हैं, 14 जो टोटल आंकड़ा है उनका योग कितना होगा? ठीक है, तो उसका योग हो जाएगा 22 गुणा 14। ये पूरा 14 बच्चों का योग हो जाएगा। किसका? 14 बच्चों का वजन का योग हो जाएगा। तो 14 और 22 का गुना कितना होगा? 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 28 और 3 31। ठीक है, सॉरी 14 दूनी 28, 28 का हासिल हो गया 2 और 14 दूनी 28 2 30, 308 किलोग्राम हो गया क्या? 14 बच्चों का योग। अब बात आता है कि एक टीचर जो है अध्यापक को भी मिला लिया गया, तो औसत कितना हो जाता है? 23। मतलब अब 15 लोगों का औसत कितना हो गया? 23। तो 15 लोगों का योग कितना हो जाएगा? आयु का, वजन का। तो 23 गुना, अब 15 लोग हो गए तो हम 15 से गुणा करेंगे, तो 15 तिया 45, हासिल आ गया 4, 15 दूनी 30 और 4 34, 345 किलोग्राम। ठीक है, अब 15 लोगों का जिसमें ये टीचर भी शामिल है, टीचर को शामिल करने के बाद सभी के जो वजन था उसका योग 345 हो गया था। और जो 14 लोग केवल बच्चे थे उनका आयु, उनका वजन का योग 308 था। मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा वही अध्यापक का वजन होगा। मतलब 345 में अगर 308 आप घटा देंगे तो मिल जाएगा 37 किलोग्राम। मतलब जो अध्यापक था उनका वजन कितना मिल गया? 37 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपका भी सही हुआ होगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो है ये प्रतिशत के ऊपर है। प्रतिशत के वीडियोस भी हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो आप जाके जरूर देखिएगा। ये प्रतिशत पर आधारित है। प्रश्न है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई। अब तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितना प्रभावित हुआ है? बिक्री बढ़ा है कि घटा है वो आपको बताना है। तो इसका मैं 2 तरीका बता देता हूँ, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप समझ लीजिएगा। पहली बात तो एक में क्या होगा? 20% की कमी हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य में 20% की कमी हुआ। फिर जैसे ही विक्रय मूल्य में कमी होगा
तो जो बिक्री होगा उसमें वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे, पहले क्या हो गया, कमी हुआ, तो हम कितना प्रतिशत की कमी, 20% का, तो -20 लिखिए। इसके बाद 80% की वृद्धि हो गया, जब वृद्धि हो गया तो प्लस का लिखिए 80। अब एक प्लस का है एक माइनस का, जब भी दोनों अलग अलग रहे तो यहाँ पे माइनस लिख दिया करिए और इन दोनों का गुणा ऊपर में यहाँ पे लिख दीजिए और नीचे में कर दीजिए बटा 100। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, -20 और 80 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 60 माइनस 8 दूनी 16। 60 में अगर 16 घटाएंगे तो 44%। अगर ये धनात्मक यहाँ पे मिला मतलब वृद्धि हुआ, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस का 44 मिलता तो 44% की कमी होता। उम्मीद है आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। एक दूसरा भी मेथड होता है, कैसे, 20% को आप बदल दीजिए रेशियो में, तो 20% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा। दूसरा है 80%, 80% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो आपको मिल जाएगा 4/5। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करना है, पहले में क्या हुआ, कमी कर रहे हैं, तो कमी हो गया, 5 में 1 की कमी हो रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं 5 से 4। 5 था पहले, अब विक्रयमूल पहले 5 था, अब 4 हो गया, मतलब कमी हो गया। फिर ये जो है बिक्री है, ठीक है, बिक्री में वृद्धि हो रहा है ना, बिक्री में कितना, ये पहले 5 था, अब 4 और बढ़ गया, तो 5 और 4 9 हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इनका दोनों का गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, इन दोनों का गुणा 9 × 4 = 36। कितने का वृद्धि हुआ, 11 का, 25 था अब 11 का वृद्धि हो गया, तो 11 वास्तविक कितना था, 25 और गुणा 100, 25 × 4 = 100, 11 × 4 = 44, 44% की वृद्धि यहाँ पर भी हो गया। तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप पीछे वीडियो को रिवर्स करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए चौथा प्रश्न। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न जो है हमारा वो है लाभ हानि के ऊपर। ठीक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिशत लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस का भी वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख सकते हैं। प्रश्न है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदा, ठीक है, 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। ठीक है भाई, अब श्याम क्या करता है, 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। ठीक है, अब मोहन जो है साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था। इसके भी 2-3 मेथड होते हैं, तो उसके लिए आप जाके चैनल में वीडियो देखिए। मैं एक जो सबके लिए जो सब बनाते हैं उस मेथड का मैं यूज करता हूं। पहली बात तो क्या, ये एक से ज्यादा बार वस्तु का विक्रय मूल्य किया जा रहा है, तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाता है देखिए। पहली बात तो राम कितने में खरीदा था, 1000 में खरीदा था, तो मैं 1000 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब बेच रहा है किसको, 20% लाभ पर। ये वाला किसका है भाई, ये राम इतना में खरीदा था 1000 में। ठीक है, अब देखिएगा 20% लाभ उसको श्याम को बेच दिया। राम जो है 1000 रुपए में लिया और 20% लाभ पर श्याम को बेच दिया। 20% लाभ पर बेचा है ना, तो इसको 120% कर दीजिए। 120% का मतलब 120/100, मतलब 1000 गुना 120/100। अब यहां से ये वाला जो विक्रय मूल्य हो गया, ये राम जो है किसको बेचा, श्याम को बेचा, मतलब ये पूरा जो है श्याम के लिए क्रय मूल्य हो गया और ये 1000 राम के लिए विक्रय मूल्य था। ठीक है, अब ऐसे समझिएगा। अब देखिए ये पूरा श्याम इतने में खरीदा है, अब श्याम क्या करता है, 10% घाटा में उसको मोहन को बेचता है। ये मोहन के लिए क्रय मूल्य हो गया, लेकिन श्याम के लिए, सॉरी ये वाला जो पूरा पार्ट है ये श्याम के लिए क्रय मूल्य था। अब बेच रहा है, श्याम बेचेगा 10% घाटा में। 10% घाटा मतलब 100 में से 10 घटाइए, 90, 90/100। ये पूरा जो बन के तैयार हो गया, ये श्याम इतने में किसको बेच रहा है, सोहन को बेच रहा है। ठीक है, सॉरी मोहन को बेच रहा है। ये पूरा पार्ट जो आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये 2 से 2 0 काट दीजिए, 1 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ से 1 से 1 0 काट दीजिए। 12 और 120 और 9 का गुणा करेंगे तो 12 9 108 और 0, 1080 रुपये होगा। इतने में जो मोहन है इसको खरीदा है साइकिल को, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी इसका जो सेकंड मेथड है उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, वहां पे मैंने रेशियो मेथड से बताया, जैसे अभी पीछे बताया था वैसे ही बताया हूँ। चलिए पांचवा प्रश्न है कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं के दुगने के बराबर हो जाती है। किस साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब यहाँ पे आपको रेट पूछा है। ठीक है, रेट क्या होगा ये पूछा है, तो इस बार साधारण ब्याज का प्रश्न लिया हूँ, इसके बाद एक चक्रवृद्धि ब्याज का भी प्रश्न लिया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसको बताना है कि दर कितना होगा। अब इसको कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो इसमें मूलधन भी नहीं दिया है, मिश्रधन भी नहीं दिया, लेकिन हम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। क्या बोला है कि साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक दर से कोई धनराशि मतलब मूलधन, ठीक है, 8 वर्ष में समय दिया हुआ, 8 वर्ष में कितना, दोगुना के बराबर हो जा रहा है, मतलब जितना मूलधन होगा उसका दोगुना हो जाएगा। एक काम करते हैं, मूलधन को हम 1 रुपया मान लेते हैं।
ठीक है, मूलधन अगर 1 रुपया हो गया तो जब 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 8 वर्ष हो जाएगा तो ये मूलधन जो 1 रुपया था वो मिश्रधन कितना हो जा रहा है, 2 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन में ही बोला है ना कि 8 वर्षों के बाद स्वयं का दुगना हो जाता है, मतलब 1 रुपया जो था वो मिश्रधन के रूप में कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। ठीक है, 1 रुपया जो है मिश्रधन के रूप में 2 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हो गया बताइए तो, 8 वर्षों में ब्याज कितना मिला, 2 रुपया मिश्रधन हो गया, 1 रुपया मूलधन था, तो 2 में से जब 1 घटाएंगे तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब देखिए दर क्या होता है, जो देखिए ये 8 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 रुपया, ठीक है, 8 वर्ष का ब्याज कितना मिला, 1 रुपया मिला, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा भाई, ब्याज साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, मतलब 1 को क्या करिए, जो ब्याज है उसको ऊपर लिख दीजिए, कितना वर्ष, 8 वर्ष, तो नीचे लिख दीजिए इंटू 100 का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, ये हो गया 25 चौके 100, 25 को 2 से भाग देंगे तो 12.5%, ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर 12.5%, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इस तरह का प्रश्न भी हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, सारे टॉपिक का हमारे चैनल में अवेलेबल है, जो नहीं है वो जल्द ही आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। आप दर का फॉर्मूला भी आपने याद ही रखा होगा। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना मिला, 1, तो यहाँ पे 1 रखे, गुना 100, मूलधन 1 था तो ये भी 1 और टी 8 यहाँ पे रख देंगे, तब भी आपको ये वाला मिल जाएगा। तो आप जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है आप सभी के लिए, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा कि 8,000 रुपए की राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,500 रुपए हो जाती है। 3 वर्ष के पश्चात वह राशि कितनी होगी। देखिए यहां पे समझिएगा ध्यान से, क्या बोला कि 8,000 रुपया मूलधन है। ठीक है, एक निश्चित ब्याज की दर से, दर हमको रेट नहीं पता, इस दर से 2 वर्ष में कितना, इतना मूलधन था, मिश्रधन 2 वर्ष में 12,500 रुपये हो जाता है। तो बताइए कि 3 वर्ष में वह राशि जो 8,000 रुपया था, 3 वर्ष के पश्चात कितना हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद का मिश्रधन आपसे पूछा है, तो उसके लिए हमको पहले दर निकालना पड़ेगा। तो दर अगर मेन मेथड से निकालेंगे, जो मेन मेथड आप उम्मीद है आपको पता होगा, ये फॉर्मूला A = P × 100 + R/100 की पावर T, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट लगाते हैं। कैसे, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, मूलधन और मिश्रधन का, मूलधन कितना है भाई, 8,000 रुपये है, मिश्रधन कितना है, 12,500 रुपये। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको आप काटेंगे तो देखिए 2 से 2 0 कट जाएगा, फिर 25 पंचे कटेगा, सॉरी 5 से काटेंगे तो ये 25, और इसको 5 से काटेंगे तो 16, मतलब 16:25 मिला। ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात मिला है, कितने, 2 वर्ष के लिए। देखिए ना, मैं क्योंकि क्या लिया हूँ, 2 वर्ष में ही 12,500 हो रहा है ना, तो ये शुरुआत में मूलधन इतना था 8,000, 2 वर्ष के बाद मिश्रधन 12,500 हो गया, 2 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 16:25 हो गया 2 वर्ष में। 1 वर्ष में अगर यह अनुपात निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष में है तो 1 वर्ष का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल कर सकते हो। ठीक है, तो 16 और 25 इन दोनों का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 वर्ष का मिले 14, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, ये 1 वर्ष का मिलेगा। ठीक है, 1 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात इतना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमको दर निकालने की जरूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट मिश्रधन में पहुंचना है। कैसे पहुंचना है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए 2 वर्ष का ये था, 1 वर्ष में ये हो गया, अब 3 वर्ष के लिए निकालना है। 3 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अगर अनुपात निकालना है तो आपको क्या करना है, इस बार घन कर देना है। ठीक है, 3 वर्ष है तो 3 बार लिखना पड़ेगा ना भाई, ऐसे लिख दीजिए 4:5, ये पहली बार, या फिर डायरेक्ट 3 वर्ष का तो घन ही कर देने में ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे समझोगे। वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप जाके आराम से देखिएगा और अच्छे से बताया हुआ। तो 4 का घन, 5 का घन, क्योंकि 3 वर्ष के पश्चात आपको मिश्रधन पूछा है ना, तो ये जो आपको 1 वर्ष के लिए मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात मिला उसी का हमने घन कर दिया, तो 3 वर्ष के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात मिल गया। मतलब 4 चौके 16, चौके 64 मिल गया, और ये 5 पचे 25, पंचे 125 मिल गया। अब मतलब क्या था, ये शुरुआत का ये मूलधन हो गया, ठीक है, और ये अंत का मिश्रधन हो गया। ठीक है, ये मूलधन हमको कितना दिया हुआ है, क्योंकि ये मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है। ये इधर वाला जो पार्ट मिलेगा हमेशा मूलधन शुरुआती राशि मिलेगा, लास्ट वाला जो मिलेगा वो मिश्रधन मिलेगा। तो ये हमको मूलधन तो 8,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला पार्ट हमको निकालना है। जब 64 से 8,000 रुपये को अगर आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 125। ठीक है, अगर ये 64 से 125 गुना है मूलधन,
तो मिश्रधन भी 125 गुना ही होगा। तो 125 और 125 का जब आप गुना करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा आपको 15,625, 15,625 रुपये। और हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको मेन मेथड से भी बना सकते थे, लेकिन उसमें आपको पहले दर निकालना पड़ता, फिर यही फॉर्मूला लगा के फिर आपको 3 वर्ष का निकालना पड़ता। एक बार इसको ध्यान से चिंतन मनन करिए, बहुत समझ में आएगा। और हमारे चैनल में जाके देखिएगा, वहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न जो मैंने कार्य और समय से लिया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए भी कई सारे वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है। पाइप टंकी के ऊपर भी, कार्य समय के ऊपर भी अवेलेबल है, और बहुत बढ़िया ट्रिक से बताया गया है, तो आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, गणेश, राम और सोहन ये तीनों जो है काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई। फिर बोला है कि गणेश और राम ये दोनों मिलकर इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। इस बार केवल गणेश और राम दिया है, ये दोनों उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों का लघुत्तम निकाल देना है। 16 और 48, 16 और 24 का अगर लघुत्तम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 48, और ये 48 जो है ना कुल काम मिलेगा। ठीक है, ठीक है, टोटल वर्क कितना है, कितना काम है। मान लीजिए कि 48 कुर्सी बनाना है, 48 चेयर बनाना है, ये समझ लिए। तो ये कहाँ से आएगा, इन दोनों के कार्यों का जो एलसीएम होगा वो मिलेगा। ठीक है, अब इसको समझना क्या है कि मतलब गणेश, राम और सोहन 16 दिन में 48 कुर्सी बनाते हैं, तो एक दिन में कितना, तो एक दिन का काम निकालना है, 1 डे वर्क। 16 दिन में 48 कुर्सी, तो ये तीनों मिलके एक दिन में कितना कुर्सी बनाते होंगे, तो 48 को 16 से भाग देंगे तो 3 कुर्सी एक दिन में बनाते होंगे। उसी तरह गणेश और राम 24 दिन में 48 कुर्सी बनाते हैं, तो एक दिन में कितना बनाते होंगे, तो 48 को 24 से भाग देंगे 2। ठीक है, एक एक दिन का मिल गया। अब बताइए, जब ये तीनों मिलके एक दिन में 3 कुर्सी बना रहे थे और गणेश और राम मिलके एक दिन में 2 कुर्सी बना रहे थे, तो एक जो कुर्सी बच गया, ठीक है, वो कौन बना रहा होगा, वो सोहन बना रहा होगा। मतलब सोहन एक दिन में कितना कुर्सी बना सकता था, ये तीनों मिलके बना रहे थे, एक गणेश और राम दोनों मिलके बना रहे थे, तो 3 में से 2 घटा दे 1, एक चेयर जो है सोहन एक दिन में बना सकता था। अब क्वेश्चन पूछा है कि सोहन अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है, तो अकेले वह काम कितना है भाई, 48 काम टोटल है। सोहन एक दिन में एक ही चेयर बना सकता है, 48 चेयर बनाना है, तो एक दिन में कितना चेयर बना भाई, 48 दिन में लगाएगा, तो 48 दिन का समय लेगा और कुर्सी बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न, उम्मीद है आपका भी ये सही हुआ होगा। 8वां प्रश्न जो है ये समय दूरी पर रिलेटेड है। ठीक है, और मुझे लगता है हमारे चैनल में ये समय दूरी और चाल पर ही प्रश्न आपको बहुत कम मिलेंगे, तो इसी का वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, एक सेपरेट वीडियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है, इसको समझिएगा कि सॉल्व कैसे करना है। प्रश्न है कि 2 कार क्रमशः 30 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से या फिर गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करते हैं। ठीक है भाई, एक यात्रा के लिए दूसरी कर की तुलना में 3 घंटा कम, कर नहीं एक्चुअली में कार होगा। ठीक है, कार से 3 घंटा कम समय लेता है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए 2 कार है, ठीक है, दोनों का स्पीड का देखिए, ये पहला कार मान लो ए है, ए नहीं लिखे, ए तो शहर है, C1 मान लेते हैं, और दूसरा कार C2। पहला जो कार है उसका स्पीड कितना है, 30 kmph। ठीक है, दूसरी कार का स्पीड कितनी है, 36 kmph। एक काम करते हैं, इन दोनों के कार्यों का इन दोनों के चालों का अनुपात निकालते हैं। अनुपात निकालेंगे तो एक देखिए कटेगा 6 से, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, मतलब इन दोनों कारों के जो चाल है, जो गति है, उसका अनुपात कितना मिल गया, 5:6। ठीक है, अब देखिए चाल, एक हमेशा याद रखिएगा कि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर किसी का चाल अधिक है तो समय कम लगेगा, किसी का चाल कम है तो समय अधिक लगेगा, एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर ये ज़्यादा है तो ये कम, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा। इसी तरह यहाँ पे 5 और 6 जो है दोनों कारों के चालों का अनुपात मिल गया। ठीक है, उनके चाल का अनुपात है, तो उनके द्वारा जो समय लिया जा रहा है, समय का अनुपात निकालना होगा, तो इसको जस्ट व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए, 6 को इधर कर दीजिए और 5 को इधर कर दीजिए। ठीक है, तो ये उनके द्वारा समय का अनुपात मिल गया। एग्जैक्ट समय नहीं मिला है, लेकिन समय का अनुपात जरूर मिल गया है। अब यहाँ पे बोला है कि देखिए
ये दूसरी कार था, दूसरी कार 5 इकाई का समय ले रहा है, पहली कार 6 इकाई का समय ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार से 3 घंटा कम समय लेता है। देखिए ये यहाँ पे 5 है, ये 6 है, कम ले रहा है। अगर इकाई के रूप में देखा जाए तो 1 इकाई का ये कम ले रहा है, लेकिन ये 1 इकाई के बदले हमको प्रश्न में कितना दिया है, 3 घंटे का कम समय ले रहा है। ठीक है, ये 3 घंटे का, मतलब एक का ये 3 गुना है। ठीक है, अगर ये 3 गुना हुआ तो इसको 3 गुना कर देंगे तो 5 या 15, मतलब दूसरी कार जो है 15 घंटे का समय ले रही है, और जो पहली कार है वो इसको भी आप 3 का गुना करिए, क्योंकि ये 3 गुना तो 6 या 18 घंटा। पहली कार 18 घंटा में वह दूरी तय कर रही है और दूसरी कार 15 घंटा में वो दूरी तय कर रही है। और चाल तो इनका एक्चुअल चाल दिया ही है, अब हमको दूरी निकालना है। दोनों स्थानों की दूरी तो बराबर ही तय कर रहे हैं वो दोनों, क्योंकि सेम ए से बी तक जा रहे हैं, तो दूरी होता है चाल गुना समय। ठीक है, कोई सा भी चाल ले लीजिए, चाहे ये चाल ले लीजिए या ये चाल। अगर ये चाल लेंगे तो ये समय लेना होगा, ये चाल लेंगे तो ये समय लेना होगा, आंसर हमारा बराबर आ जाएगा। तो चाल मान लेते हैं 30 ले लिए और समय 18 घंटा का, तो 18 तिया 54, 540 किलोमीटर का दूरी दोनों स्थानों के बीच का था। आप 15 और 36 का गुणा करेंगे तब भी इतना ही आंसर आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो चाल समय दूरी के लिए ला दूंगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न आप सभी के लिए है कि किसी त्रिभुज PQR में PQ, PR और QR पर बिंदु AB तथा C इस प्रकार है कि QC बराबर AC, CR बराबर CB। तदनुसार एंगल QPR अगर 40 डिग्री हो तो एंगल ACB कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए त्रिभुज से भी हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यामिति से पूछे जाते हैं, सभी तरह से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जितना भी टेस्ट लाऊंगा मिनी टेस्ट आपको सभी तरह के वीडियो जो है उसमें अवेलेबल करूंगा, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले भाई। ठीक है, एक त्रिभुज PQR था, तो मैं इसको लिख दिया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। PQR त्रिभुज बना दिया। अब बोला है ABC 3 बिंदु है। ठीक है, किसके, PQ के ऊपर क्या है, A है, तो यहाँ पे हो गया A। ठीक है, PR के ऊपर B है, यहाँ पे हो गया B, और QR के ऊपर C है, तो यहाँ पे हो गया C। ठीक है, अब इन तीनों को हम ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ज्वाइन कर दिए। अब आगे देखिए क्या बोला है, QC बराबर AC, QC बराबर AC। ठीक है, ये वाला साइड और ये साइड बराबर है। इसी तरह फिर बोला CR बराबर CB, CR बराबर CB, ऐसा हो गया। अब एंगल QPR, ये वाला पूरा एंगल कितना दिया है, 40 डिग्री दिया हुआ। आपसे पूछा क्या है कि एंगल ACB कितना होगा, ACB ये वाला एंगल कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। अब इसको कैसे निकाला जाए वो हमको बताना है। ठीक है, अब निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं ना, देखिए पहली बात तो याद रखिएगा, अगर ये दो साइड बराबर है तो यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। यहाँ पर ये और ये साइड बनाना है तो इस त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, तो इसको भी मान लिया अल्फा। यहाँ पे ये वाला बीटा और ये वाला बीटा, क्यों, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं समान है तो उनके सामने आमने का जो कोण है वो भी बराबर ही होगा, इसलिए मैं इसको बराबर और इसको बराबर मान लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पूरा चतुर्भुज बन रहा है PAC और B। इस पूरे चतुर्भुज के अंदर ये वाला कोण हमको निकालना है, लेकिन ये वाला कोण निकालने से पहले हमको निकालना क्या होगा, इसको और इसको निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये पूरा त्रिभुज के अंदर चलते हैं, त्रिभुज PQR में चलते हैं। त्रिभुज PQR में अगर जाएंगे तो तीनों, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, हमको पता है। तो 40 डिग्री, ये वाला 40 हो गया, ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है, तो 40 प्लस अल्फा प्लस बीटा, इन तीनों का योग कितना होता है, 180। ठीक है, बराबर 180। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 को उधर ले जाके घटा देंगे तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा 140 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा का योग 140 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब आगे हमको निकालना क्या है, ये वाला कोण। इसको निकालने से पहले हमको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को निकालना होगा। अब एक इसके लिए हमको बहिष्कोण का एक थ्योरम सिद्धांत लगाना होगा, मतलब ये वाला इस तरह का कोण, अगर इसमें जाएंगे तो ये वाला पार्ट को देखिए ये कहाँ से आएगा। ठीक है, इसको कैसे निकाला जाएगा, चलिए देखिए यहाँ पे
ये पूरा लाइन आपको दिख रहा होगा, जब भी कहो ये ऐसा लाइन हो तो ये पूरा कोण 180 का होता है। ये वाला पार्ट देखिए, ये पूरा 180 है, इसमें ये अल्फा है, तो ये कितना बचेगा, बस ये वाला कोण, तो 180 माइनस अल्फा। इस तरह ये वाला पार्ट है, ये बीटा है, और ये कितना बचेगा, तो 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। ठीक है, अब ये पूरा चतुर्भुज के अंदर चाहिए, चतुर्भुज का चारों कोणा का एक 360 होता है, तो ये वाला 40, ये वाला 180 माइनस अल्फा, ये वाला 180 माइनस बीटा, और एंगल ए सी बी जिसको हमको निकालना है, चारों को जोड़ के हमको 360 मिलना चाहिए। तो 40 डिग्री प्लस 180 माइनस अल्फा है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा प्लस का 180 माइनस बीटा, और प्लस ये वाला एंगल ए सी बी जिसको हमको निकालना है, एंगल ए सी बी, इन चारों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 360 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो ये 180 और 180 360, तो ये हो गया, ये हमारा पूरा कट गया, इधर बच गया राइट साइड 0, ये मिला 40, और देखिए ये माइनस अल्फा और ये माइनस बीटा, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और प्लस एंगल ए सी बी बराबर राइट साइड में कितना मिला है, 0। ठीक है, अब देखिए ये 40 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू शुरू में हम 140 निकाले हैं, तो ये हो जाएगा 140, 40 माइनस 140 प्लस एंगल ए सी बी, राइट साइड में कितना हो गया, 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस का 100, राइट साइड में ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 100 हो जाएगा। मतलब कहने का कि एंगल ए सी बी हमको 100 डिग्री मिलेगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब 10वां प्रश्न देखते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके देखेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और त्रिभुज, चतुर्भुज, बेलन वगैरह सभी से भी वीडियो जो है, ज्यामिति और सरफेस एरिया वॉल्यूम से भी वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल है, तो आप सारे वीडियोस को जरूर जाके देखिएगा, बहुत मदद मिलेगा। ये आज का वीडियो का हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न जो है हम आयतन और मतलब कहने का कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर से लिया है। प्रश्न है कि एक लंबवृत्तीय बेलनाकार छड़, ठीक है, के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 3.2 डेसीमीटर है। छड़ को गलाकर 8 सेंटीमीटर वाले बराबर बराबर 44 ठोस घन बनाए जाते हैं, तो छड़ की लंबाई कितनी होगी। देखिए, जब भी किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में पिघलाकर बनाया जाता है तो दोनों वस्तु का आयतन बराबर होता है। ठीक है, मतलब कहने का कि जो हमारा ऐसा छड़ था उसको जब पिघला के घन बनाया गया, ठीक है, तो उन 44, ये अकेला घन नहीं है, टोटल 44 घन है, 44 घनों का आयतन और इसका आयतन, दोनों आयतन के आपस में बराबर है। बस यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, पहली बात एक चीज समझिए कि 1 डेसीमीटर जो होता है उसमें 10 सेंटीमीटर होता है, मतलब हमारे पास 3.2 डेसीमीटर है, उसको मैं जब 10 से गुणा करूंगा तो 32 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा। क्या है, अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या। ये देखिए जो मोटाई है छड़ का, इसी को त्रिज्या बोला जा रहा है, जो कि 32 सेंटीमीटर है। इसका ये वाला जो लंबाई है, जो ऊंचाई बोल लीजिए या लंबाई बोल लीजिए, इसी चीज को हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए छड़ का जो आयतन होता है या फिर बेलन का आयतन होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है आयतन बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू होता है 22/7, त्रिज्या हमको दिया है 32, तो हम लिख देंगे 32 गुना 32। एच मतलब ऊंचाई या फिर कह लीजिए लंबाई, निकालना तो इसको एल रख दीजिए। अब 44 ठो घन का आयतन, 44 गुना एक घन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। घन का भुजा 8 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 8 हमको 3 बार लिख देना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए ये 8 चौके 32 कट गया, ये 4 दूनी 8 कट गया, ये देखिए 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 कट गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और देखिए ये 22 दूनी 44, ये एक बार में कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 1 से गुणा करेंगे तो लंबाई हमको 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा कि छड़ की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बेलन का भी वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप जरूर जाके देखिएगा। घन आप पर आधारित है, बेलन आधारित है, गोला बचा हुआ है, गोले का भी मैं कराऊंगा, वृत्त, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज सभी का कराया हुआ, आप जाके जरूर देखिएगा। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपका 10 में से कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का वीडियो अगर और लाना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।